हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रशांत बंसल है। आज मैं 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ और 1 बाई 1 में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है इलेक्ट्रिक करंट से। तो ये कोई इसमें क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा है द रीडिंग ऑफ अ मीटर इन स्टडी स्टेट इन द फॉलोइंग सर्किट। मतलब ये सर्किट गिवन था, इस सर्किट में जो अमीटर है, इस अमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो देखो, आपको एक बात बता दूं बेटा, स्टडी स्टेट में इसका बहुत ध्यान रखना। एट स्टडी स्टेट जो कैपेसिटर होता है उसमें जो करंट होता है वो जीरो होता है। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे लिए सिर्फ सर्किट कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा बेटा। ये आपका 1 ओम और इसके बाद यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्टेज की बैटरी लगी है बेटा, 10 वोल्ट की। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का, 8 ओम का। और इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, कितने ओम का, 4 ओम। और एक ये रेजिस्टेंस 8 ओम और एक ये रेजिस्टेंस 8 ओम। और यहाँ पे देखोगे तब ये ऐसे, यहाँ पे ये कनेक्ट। इसके बाद यहाँ पे बेटा क्या लगा हुआ था, अमीटर लगा हुआ था, ये अमीटर। ठीक है, देखो ध्यान से जब देखोगे बेटा, यहाँ से करंट जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, फिर इसके बाद देखोगे तो ये दोनों पैरेलल। आपको पता है ये दोनों रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है। और जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के हों, पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम कैसे लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इजकल टू 8/2। कितना बेटा हो जाएगा, ये 4 ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे। और ये वाला इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे स्टेडी स्टेट थी, तो स्टेडी स्टेट में इसमें करंट नहीं जाता, तो ये रेजिस्टेंस हट जाता है। अब हमारे पास इसका मैं अगर नया डायग्राम बनाऊँ अलग से, जो अब डायग्राम बनेगा, फर्दर जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। 10 वोल्ट की बैटरी है, इससे ये एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का। इसके बाद देखोगे ये इसका इक्विवेलेंट 4 ओम था इन दोनों रेजिस्टेंस का। और ये रेजिस्टेंस इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4। इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना, 4 + 4 8 ओम। तो बेटा मैं इस सब को उठा के यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 8 ओम का। तो ये देखो, ये आपके पास बैटरी है, कितने ओम की, 10 वोल्ट की। यहाँ पे आपके पास, चलो मैं बता ही देता हूँ, इधर ये 4 ओम का था। और इन दोनों को हटा के ये आपके पास एक रेजिस्टेंस आया था, कितने ओम का, 4 ओम का। ये अभी हमने निकाला था इधर वाला, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, इधर क्लियर हो जाएगा सही से। और यहाँ पे आपके पास अमीटर लगा हुआ था, ये था सर्किट। इस सर्किट में तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, इसमें ये दोनों जो रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो इनका जो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे एक और लगा हुआ था इधर 8 ओम का। तो इसका जो फाइनल सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा, 10 वोल्ट की बैटरी, ये आपका 1 ओम, यहाँ पे आपका 8 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका कितना, 8 ओम। और यहाँ से आपके पास यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, फिर से पैरेलल में हो गए। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, इन दोनों का। तो अगर मैं इसका नेट इक्विवेलेंट निकालूं, आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का, तो ध्यान से देखोगे इसका नेट क्या आएगा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/2। और जो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ किस में आएगा, सीरीज में, ये आएगा बेटा 1। तो फाइनल आपका कितना आ जाएगा, 4 + 1 = 5 ये आपका 5 ओम इक्विवेलेंट, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा। और इस सर्किट से बैटरी कितने वोल्टेज की कनेक्टेड थी, 10 वोल्ट की। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेटा करंट जाएगा आई, ये करंट यहाँ जाएगा और इस पॉइंट पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
और इन दोनों ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो करंट भी इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो बेटा यहाँ पे I/2 और इसमें करंट कितना हो जाएगा I/2, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस वो करंट निकाल लेते हैं, पूरे सर्किट में कितना करंट होगा I। तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, वोल्टेज। I बराबर होता है आपका V/R। तो अब V कितना है यहाँ का 10 वोल्ट अपॉन R कितना है इसका, R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का 5 ओम। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 एम्पियर करंट। तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये नेट करंट कितना है 2 एम्पियर। लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा था वो ये अमीटर में पूछा था, इस अमीटर में कितना करंट फ्लो होगा। अगर इस अमीटर में देखोगे आप तो इस अमीटर में तो बेटा ये I/2 करंट जा रहा है ना, इधर से ये वाला करंट आ रहा होगा इधर, जो ये करंट आएगा वही इससे पास करेगा I/2। तो जो अमीटर से करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा I/2। तो I कितना दिया था 2 एम्पियर बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 1 एम्पियर करंट। तो आपका इस मीटर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा 1 मीटर। तो ये राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन है, ये वर्नियर कैलिपर से लिया गया है। एक वर्नियर कैलिपर दिया है जिसमें क्या बोला है, 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 48 50 वर्नियर स्केल से आर इक्वल टू 48 मैन स्केल डिवीजन। ये गिवन था आपको, क्या गिवन था यहाँ पे, ये आपको गिवन था कि 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब VSD इक्वल टू 48 MSD, ये आपको गिवन था। और क्या गिवन है, इफ 1 मैन स्केल डिवीजन 1 MSD दिया था और एक इसमें दिया था 1 MSD। चलो मैं इसको इधर लिखता हूँ, और ये क्या दिया था आपको 1 MSD की वैल्यू दी थी, इधर मैं इधर लिख देता हूँ। 1 MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, गिवन है वो कितनी है 0.05 mm। हमें इस स्केल का क्या निकालना था, लीस्ट काउंट निकालना था। इस वर्नियर कैलिपर का क्या निकालना था, लीस्ट काउंट। तो देखो हम जानते हैं यहाँ से हम 50 VSD दिए थे 48 MSD, तो यहाँ से 1 VSD निकाल सकते हैं। 1 VSD इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 MSD अपॉन 50, ये आ जाएगा आपका 1 VSD इक्वल टू 48/50 MSD। फाइंड क्या करना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमको फाइंड करना है। लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD कितना है, ये तो 1 ही रहेगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD किसके इक्वल था, यहाँ पे था 48/50 MSD। 50 माइनस 48 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/50 MSD। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू, लीस्ट काउंट कितना आएगा, लीस्ट काउंट आएगा 2/50 MSD। एक MSD किसके बराबर दिया था 0.05 mm, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/50 इंटू 0.05, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो लीस्ट काउंट कितना आएगा, ये आपको यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा कितना 0.002 mm। लीस्ट काउंट कितना आएगा mm में, और यही आपका आंसर है। तो इसका जो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था, 5 पर्सन्स हैं P1 P2 P3 P4 और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो इसका जो पावर दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया है, हमें सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है बेटा आपको कॉन्वेक्स लेंस का पावर 5 डायोप्टर, ये गिवन है। और क्या दिया है, और ये 5 रीडिंग दिए हैं, वो तो हम देखेंगे। एक ये रीडिंग दी है, एक ये अलग अलग रीडिंग है, ये 5 रीडिंग। और ये पूछ रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस बोला है, कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस।
हम जानते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो एफ बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बाई पावर इन डायोप्टर। तो 100 अपॉन पावर कितना दिया है 5, तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। तो आपको एफ की वैल्यू मिल गई 20 सेंटीमीटर। जिस लेंस से हम ऑब्जर्वेशन देख रहे थे 5 ऑब्जर्वेशन, उस लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखो हम 1 बाई 1, आपको मैं पहले थोड़ा सा रे डायग्राम समझा देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस का क्या कंडीशन होता है, आप लोगों ने वैसे थोड़ा सा पढ़ा होगा। देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और यहाँ पे होता है फोकस जिसकी एफ, और यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम 2f बोल देते हैं। इधर भी होता है आपका f और इधर होता है आपका 2f। आपको एक बात पता होगी, अगर यहाँ होता है ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर की जो डिस्टेंस होती है, इस लाइन को बना देते हैं, इधर जो डिस्टेंस होती है वो यू होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मान लो अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f और f के बीच में रखा है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट 2f एंड f के बीच में रखा है, तो आपको पता होगा इसका रे डायग्राम कुछ ऐसे जाता है, और ये फोकस से जाता हुआ ऐसे जाता है, और ये ऐसे जाता हुआ एक मिनट, यहाँ होता है ये ऐसे जाता है, और यहाँ से ये ऐसे जाता है, और जो मीट करता है वो 2f के पीछे बियॉन्ड करता है, यहाँ पे मीट करता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो आपका जो इमेज बनेगा वो 2f के पीछे बनता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका f एंड 2f के बीच में रखा है। और अगर एक और केस होता है इसका, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे f, यहाँ पर क्या होता है आपका 2f, अगर आपका 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो आपका इमेज बनता है ये f, ये 2f, इसका जो इमेज बनता है वो यहाँ बनता है f एंड 2f के बीच में। यहाँ पे होता है फोकस f, यहाँ पे होता है 2f, और जो आपका इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट f फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है, वो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, वो बियॉन्ड द 2f बनता है, मतलब ये u की वैल्यू बेटा, ये v सॉरी, इमेज डिस्टेंस को भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम u बोलते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा है तो उसका इमेज f एंड 2f के बीच में बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी, और ये डिस्टेंस क्या आपकी ये, ठीक है बेटा। अब ये दोनों डायग्राम का ये 5 ऑब्जर्वेशन में यूज होगा, 1 बाई 1 हम चेक करते हैं। देखो पहला ऑब्जर्वेशन में देखो u की वैल्यू कितनी दी है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू दी है आपकी 25, जो कि फोकस से बड़ी है, और 2f यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो ये 2f होगी, 2f हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। ये जो u है 25 20 से तो बड़ी है, 40 से छोटी है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा हुआ, और जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखेगा तो उसकी जो इमेज बनेगी बियॉन्ड द 2f बनेगी। तो बियॉन्ड द 2f का मतलब है उस केस में आपकी वैल्यू v बड़ी होनी चाहिए, किससे, 40 सेंटीमीटर से। अगर ऐसा है तो ये ऑब्जर्वेशन सही है, अदरवाइज गलत है। देखो बेटा यहाँ पे कितनी दी है
96, जो कि 40 सेंटीमीटर से बड़ी है। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, सही। अगर मैं दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करूं, दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है, u 30 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में था। और ये भी देखो आपका f 20 है, 2f 40 है, तो u आपका 2f और इसके बीच में। दूसरा केस भी यहीं से लाई कर रहा है, पहला भी इसी में है, दूसरा भी इसी में है। तो इसमें आपका v फिर से 2f से ज्यादा आना चाहिए। देखना बेटा कितना है, 60। तो यहाँ पे जो v है वो बड़ा होना चाहिए 40 सेंटीमीटर से, और आपका v दे रखा है आपका कितना, 62। तो बेटा सेकंड ऑब्जर्वेशन भी आपकी सही हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखोगे, u की वैल्यू कितनी है थर्ड ऑब्जर्वेशन में, u दे रखा है आपको 35। 35 मतलब फिर से इसी वाले रेंज में आ रहा है, f और f के बीच में आएगा u, क्योंकि f हमारा 20 है, 2f 40 है, इसके बीच में आएगा 35। अगर 35 इसके बीच में आएगा तो आपका v की वैल्यू 2f के बियॉन्ड जानी चाहिए, मतलब 40 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस वाले केस में v आपका होना चाहिए 45 से ज्यादा, बट आपका v है कितना, 37, जो कि ये गलत है। तो यहां पे आपको ध्यान से देखोगे बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, रीडिंग रिकॉर्डेड बाई ऑल पर्सन आर करेक्ट, और तो ऑल पर्सन तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी वाली रीडिंग क्या आ गई, गलत आ गई। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, रीडिंग रिकॉर्डेड बाई P3 पर्सन आर इनकरेक्ट। हाँ बेटा देखो, P3 का जो पर्सन था उसका U 35 था और V कितना था 37, जो कि इसमें वैलिड नहीं है। तो हमारा बेटा ये स्टेटमेंट सही है। बाकी दो भी आप चेक कर सकते थे, देखो P2 और P3 को भी चेक करा देते लास्ट, P4 और P5 को। ये देखो यहाँ से देखोगे ध्यान से, ये 45 है और ये 35 है। U अगर 45 है मतलब बियॉन्ड द 2f, तो ये वाली कंडीशन आ गई। अगर ये बियॉन्ड 2f है तो इसका इमेज बनना चाहिए f और 2f के बीच में, मतलब v की वैल्यू 20 से ज्यादा होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो देखो सही है, 20 से ज्यादा है 35 और 40 से कम है। ऐसे इसका देखेंगे, ये भी बियॉन्ड, क्योंकि u की वैल्यू 50 बियॉन्ड 2f हो गया, ये वाला केस बन गया। और इसमें आपकी 32 आप देखोगे ध्यान से तो ये v की वैल्यू हो जाएगी 32, मतलब देखो f और 2f के बीच में। तो इसलिए आपका ये रीडिंग सही थी, ये ऑब्जर्वेशन सही थी, ये ऑब्जर्वेशन सही थी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बेटा गलत थी, ये सही थी, ये सही थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, देखो वो चेक कर रहा था मैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक रेगुलर हेक्सागोनल इज फाउंड बाय 6 वायर। 6 वायर से रेगुलर हेक्सागोनल बनाया गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R, एंड द कॉर्नर आर जॉइंट सेंटर बाय द वायर सेम रेजिस्टेंस। ये एक्चुअली ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, मतलब बोलना चाह रहा है कि 6 एक रेगुलर हेक्सागोनल बनाया गया 6 वायर की हेल्प से लेके। तो हम पहले एक रेगुलर हेक्सागोनल बना लेते हैं इधर, ऐसे बेटा देखो, 1 2 1 2 3 4 5 और ये रेगुलर हेक्सागोनल दिया था बेटा। और इसमें क्या बोल रहा है, ये सिमेट्रिक है, थोड़ा मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है, आप समझ लेना, ये सिमेट्रिक बना हुआ था रेगुलर हेक्सागोनल। इसमें क्या दिया था, सबका रेजिस्टेंस सेम था, और इसमें क्या बोला है कि आर जॉइंट टू सेंटर ऑफ द वायर इफ द करंट एंटर इन द सर्किट लीव इट। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि इसके सेंटर पे भी सभी कॉर्नर से रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। एक काम करते हैं यहाँ पे बेटा, कनेक्ट कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3, ये ऐसे रेजिस्टेंस सभी कॉर्नर से कनेक्टेड था, ऐसे ऐसे ऐसे, और सबका रेजिस्टेंस कितना था, R, ये R था,
ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये आर, ये आर, सबका रेजिस्टेंस कितना दिया? आर। फिर क्या बोला है, एक एंड से करंट आ रहा है, मान लो यहां से करंट आ रहा है कोई, और यहां से दूसरे एंड से, दूसरे कॉर्नर से, एक कॉर्नर से करंट आ रहा है, दूसरे कॉर्नर से करंट जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है पता है? इसका मीनिंग ये है, देखो यहां से कोई करंट आया हुआ, ये ऊपर जितना है रेजिस्टेंस उतना ही नीचे सिमेट्रिक होने की वजह से जितना करंट यहाँ से पास होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा करंट, इधर इधर और इधर। तो बेटा ये वाला जो करंट है वापस लौट के यहाँ पे आ जाएगा, जितना करंट यहाँ से गया होगा I1 उतना ही करंट यहाँ पे आया होगा I1, जितना करंट इसमें आया होगा I2 वो सेम करंट यहाँ पे आया होगा I2, और ये वापस यहाँ पे एंटर किया होगा I2। ठीक है ना बच्चों? और अगर इधर आपका करंट आया होगा I3 तो इसमें भी आके ये वापस यहाँ पे I3 आना चाहिए। अब ऐसा कब हो सकता है? देखो यहाँ से I2 करंट गया और ये करंट सेम आगे चला गया, इसका मतलब है जितना करंट यहाँ पे आया इस वाले वायर में और इसमें चला गया, मतलब इस वायर से इस वायर के करंट का इसमें कोई रोल नहीं रहा। तो इसको हम आसान करने के लिए मैं इसका एक बेसिक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा हो क्या रहा है। ये आपको पास एक रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो बेटा मैं यहाँ पे क्या है, इसका ये ऐसे था, यहाँ पे था ये, इसके बाद यहाँ पे था, ये वाला क्या है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं, क्योंकि ये वाला करंट का इसमें रोल है ही नहीं। ये यहाँ से थोड़ा ऊपर से बना देता हूँ बेटा, ये मतलब ये यहाँ से करंट आया और ऐसे चला गया, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है ना बेटा? और ऐसे ही इसका बना सकता हूँ मैं, ऐसे, ये क्योंकि सिमेट्री है, ऐसे ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये आर, 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 ये आर। ठीक है ना बेटा? अब समझो, ये इसका आर इक्विवेलेंट निकालना था पूरे सर्किट का। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअली यहां से ये ऐसे जाएगा करंट। ये दोनों सर्किट किसमें? सीरीज में। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, 2R। और इसके साथ ये किसमें? पैरेलल में। तो अगर मैं इन तीनों का आर इक्विवेलेंट, मैं सिर्फ इन तीनों की बात कर रहा हूं बेटा, इन तीनों की, इन तीनों का मैं अगर आर इक्विवेलेंट में इधर लिख दूं, इसको आर डैश मान लेता हूं, इन तीनों का आर डैश कितना आएगा? ये दोनों 2R सीरीज और उसके साथ ये पैरेलल, तो इनटू आर अपॉन 2R प्लस आर। आपको पता है ना रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट का क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अगर पैरेलल में होते हैं। तो ये दोनों सीरीज में थे, ये इसके साथ पैरेलल में, तो ये R और R 2R, तो इसके साथ ये पैरेलल में, तो बेटा ये आएगा 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर। तो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर डैश कितना? 2R स्क्वायर अपॉन 3R। इससे ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 2R/3। ठीक है ना बेटा? अब समझो, जितना इधर आएगा उतना इधर भी आएगा, इसका भी इक्विवेलेंट तो उतना ही होगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसका आर डैश, इसका भी मैं आर डैश लिख देता हूँ। आर डैश कितना होगा इसका आएगा 2R/3, क्योंकि ये और ये सेम जैसा। तो इसका मैं नया सर्किट बना रहा हूँ, कुछ ऐसा बनेगा, आर, ये आएगा आपका 2R/3 आर 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 और यहाँ से आर 2R/3, ये आर। अब देखो बेटा, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो इनका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, सीरीज में तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? इन तीनों का बेटा, चाहे इन तीनों का निकाल देते हैं, इन तीनों का आर डबल डैश लिख देता हूँ। आर डबल डैश कितना होगा? आर प्लस आर
प्लस 2r/3, तीनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, 2r/3। तो यहाँ पे r डबल डैश कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 3r 6r और 2r, 8r/3। और जितना इसका आएगा इन तीनों का भी आएगा। तो अब जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है 8r/3, इसका जो रेजिस्टेंस कितना है 2r, और इसका जो रेजिस्टेंस कितना है 8r/3। ये तीनों रेजिस्टेंस कितने हैं पैरेलल में, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो 1 नेट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/8r/3 प्लस 1/2r प्लस 1/8r/3। ये ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 3/8r प्लस 1/2r प्लस 3/8r। इनका एलसीएम आएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इनका आएगा r 8r आपका वो आ जाएगा, तो ये आएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, तीनों 3 6 4 10, 10/8, ये आ जाएगा आपका बेटा 10/8r। तो यहाँ से आपका r इक्विवेलेंट सॉल्व करके आएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा, ये आएगा 8r/10, और फाइनली इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4r/5, और यही आपका आंसर है। इस पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 4r/5, और ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखोगे, इसमें क्या है देखो, एक इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर, ये वर्टिकल सर्कल मोशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक थ्रेड है जिसकी लेंथ कितनी r, एक थ्रेड है जिसकी लेंथ r है, और ये ऐसे रोटेट कर रही है वर्टिकल सर्कल में, और ये बोल रहा है जब ये 30 डिग्री एंगल बनाती है, जब 30 डिग्री दिया है, तो इस पॉइंट पर इस थ्रेड में जो टेंशन है, इस थ्रेड में जो टेंशन है बेटा वो क्या दिया है 0। मेन काम का ये है। तो बेटा मैं चलो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सर्कल, देखो ये सर्कल बना लिया, और एक्चुअली ये एक इसमें एक यहाँ पे एक थ्रेड बना हुआ है सेंटर से, और जब ये थ्रेड कितना एंगल बनाता है यहाँ से 30 डिग्री, ये बोला है, तब टेंशन 0 है। तो बेटा इस पॉइंट पर, और क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी थी, जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा तो मतलब यू निकालना है। मान लेते हैं जब ये पार्टिकल इधर होगा तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी कितनी u, और जब ये 30 डिग्री बना रहा होगा तो यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। अब देखो जब ये कोई पार्टिकल ये वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा होगा तो इस पर एक बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर बाहर की तरफ कितना mv²/r, और इसका मास, पार्टिकल का अगर m मास है तो इसका वेट आएगा नीचे mg, और ये 30 डिग्री है बेटा, तो ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री। और मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये आपकी r है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इधर इसका mg का कंपोनेंट आ जाएगा कितना mg cos 60, और अंदर की तरफ ही आती है एक टेंशन। ठीक, अगर इस पॉइंट पे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा क्या T प्लस mg cos 60 इक्वल टू mv²/r। बोला है उसने जब ये 30 डिग्री बनाती है तो टेंशन क्या है 0, तो टेंशन को 0 कर दो। यहाँ जैसे ही हम टेंशन को 0 करेंगे तो यहाँ पे आपका mg cos 60 की वैल्यू होती है y2,
इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा आर जी बाई टू। हमें वी स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इसके ए पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। अगर ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है हमको तो यू पता करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो ये आर है, ये एंगल कितना है आपका, ये आपका एंगल है 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आर कॉस 60, और आर कॉस 60 की वैल्यू होती है आर बाई टू। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट हो जाएगी एच, ये कितनी हो जाएगी आर, ये और आर बाई टू, ये 3r बाई टू। क्या हम एक काम कर सकते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ये दिया भी है, और इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। ए और बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, अप्लाई MEC बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू, ये पार्टिकल ऊपर पहुंच गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी v, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बेटा एम से एम कैंसिल, यू स्क्वायर बाई टू इजकल टू जी इंटू एच की वैल्यू क्या है 3r बाई टू, जी इंटू 3r बाई टू प्लस ये m तो गया, वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम आर जी बाई टू, और ये 1/2 हो रहा है इसमें, तो यहाँ से बेटा 2 से 2 सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3gr प्लस rg/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7rg/2। तो यहाँ पे बेटा u मिल जाएगा आपको कितना अंडर रूट 7rg/2, 7rg/2। तो इस पार्ट पे यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक थिन रॉड दिया था, एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या था, ये आपको एक रॉड दी थी और ये रॉड इस पॉइंट पर हिंज थी, और यहाँ पे एक क्या बोला है, एक इसका जो लेंथ है वो L दिया है, इस रॉड का मास M दिया है, पाइवोटेड एट L/3, ये पाइवोट किया गया मतलब हिंज किया गया, इस पॉइंट पे L/3 दिया है। द रॉड इज अलाउड टू फॉल, मतलब इसको छोड़ दिया गया है, तो ये आपको पता है ये ऐसे फॉल करेगी। जब ये फॉल करेगी तो क्वेश्चन में ये बोला है जब ये ऐसे रोटेट होकर टेबल पे आ जाएगी उस समय इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं इसका देखो इधर डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा समझ में आए। स्टार्टिंग में रॉड कुछ ऐसे थी, स्टार्टिंग में जो रॉड कुछ ऐसे थी, और इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है L, इस रॉड का मास कितना है M, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसको बोल दिया CM, सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास में पाइवोट नहीं थी, सेंटर ऑफ मास की ये तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा L/2, ये जो पाइवोट थी वो L/3 पे डिस्टेंस पे पाइवोट थी, मतलब इस पॉइंट पर ये हिंज है, ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी L/3, और यहां से इसको छोड़ दिया गया तो ये ऐसे रोटेट करेगी, तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करी होगी, तो कुछ समय बाद जब ये टेबल पे आई होगी तो कुछ ऐसे आई होगी। मैं इधर बना रहा हूँ इसका डायग्राम, ये ऐसे आई होगी, देखो ये हिंज पॉइंट है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी है L/3, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था इस रॉड का, अब इसका जब ये टेबल पर आ गई हॉरिजॉन्टल हो गई तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, तो ये सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, मान लो ये h हाइट नीचे आ गया, तो हुआ क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली बात है इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी तो जितना स्टार्टिंग में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी
और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो एक काम कर सकते हैं, इस वाले में लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन अप्लाई MEC, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा, तो ये सेंटर मास कितना हाइट नीचे है, h हाइट नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा mgh इक्वल टू गेन। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे थी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब ये आ रही होगी तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी इधर कितनी, मान लो ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चे ये गलती करते हैं, आई किसके अबाउट लेंगे, बेटा किसके अबाउट रोटेट कर रही है, हिंज पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पे बेटा आई एच निकालना है। तो देखो हमको एच चाहिए और हिंज पॉइंट के अबाउट इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो देखो एच कैसे निकालेंगे, एच ये वाली है, ये डिस्टेंस कितनी है, एच इधर मैं निकालता हूँ, ये आपकी Ly2 और Ly2 में से Ly3 माइनस कर दो, तो Ly2 माइनस Ly3, इसको सॉल्व करके आ जाएगा Ly6। तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, Ly6। अब हमको चाहिए इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस हिंज पॉइंट के अबाउट, तो ये इसको आई एच लिख ले। तो बेटा आई एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और ये हमारी हिंज है इन दोनों के बीच में, तो आई एच बराबर आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होगी। तो यहाँ से आई सी ओ एम कितना होगा इसका, एम एल स्क्वायर बाई 2 12, रॉड का मूवमेंट ऑफ एनर्जी कितना होता है इसका, आई सी ओ एम आप सबको पता होगा कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, और एम डी स्क्वायर प्लस एम डी होता है दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है, Ly6, तो ये हो जाएगा बेटा Ly6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके इनको यहाँ पुट कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ पे बेटा एम जी एच की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, Ly6 इज इक्वल टू हाफ आई एच यहाँ से पुट कर सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 36, इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब देखो m ऊपर से कॉमन ले लो इनटू ओमेगा स्क्वायर, m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा g Ly6 इजिकल टू हाफ m कॉमन ले लो, इसका एलसीएम आएगा बेटा 36, एल स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो 36 एलसीएम आएगा, 36 आएगा तो ये आएगा 3 प्लस और 36 करेंगे तो 1, तो यहाँ से देखो, अच्छा यहाँ पे m था अभी कैंसिल नहीं किया मान लो, तो ये m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा Gly6 इजिकल टू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ये आ जाएगा 4/36 1/9। देखो 2 से ये 3 टाइम्स गया और ये 3 से 3 टाइम्स गया, और यहाँ पे साथ में क्या चल रहा था बेटा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक एल से ये पावर गई 3g बाई एल, 3g बाई एल, और हमको ओमेगा चाहिए बेटा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3g बाई एल, यही आपका आंसर है। तो आज इसमें बेटा आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अंडर रूट 3g बाई एल। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बस इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास दो रिंग दी थी, ये दो लूप दिए P एंड Q, इन दोनों लूप में करंट फ्लो हो रहा था, इन दोनों की रेडियस दे रखी है R, और इनमें एक में करंट P वाले में जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है, और Q वाले में जो करंट है बेटा वो 4I फ्लो हो रहा है, और इसमें क्या बोल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट से देखने पे क्लॉकवाइज, मतलब यहां से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये ऐसे इधर जाएगा और ये ऐसे, तो यहाँ पे ये आपको
इधर और यहाँ पे इधर, तो ये बेटा ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, ऐसे क्लॉकवाइज। तो देखेंगे हमें इस ओ पॉइंट पर पी और क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। मैं यहाँ पे देखो 2 लूप बना देता हूँ वैसे तो बने हुए ऊपर। ये इस डिस्टेंस पे इसकी वजह से ये रेडियस इसकी आर दी थी और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस भी आपको आर दी थी। आपको पता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है लूप की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है। लेकिन ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी लूप की वजह से किसी पॉइंट पे, हमें इस लूप की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, एक तो इस के लिए लूप की वजह से आएगा, एक इस वाले की वजह से आएगा। तो इस वाले की वजह से तो इधर आएगा, इसको पी लूप है ये और ये क्यू लूप है। अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले पॉइंट पर, एक तो इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड बी ओ पी और एक इधर आएगा बी ओ क्यू। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट ड्यू टू पी की वजह से और क्यू की वजह से। तो हम धीरे एक एक करके निकाल लेते हैं। इसका रेडियस भी आर दिया था और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी आर दिया। देखो तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले हम एट ओ पॉइंट ड्यू टू पी, तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ये एक्स की वैल्यू किसके बराबर दी है, आर के बराबर। ये डिस्टेंस एक्स होती है और ये एक्स किसके बराबर दी है, आर के बराबर। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये आएगा आपका म्यू नॉट और आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, आर, इस वाले के लिए आर। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, इसमें आई हो रहा था और इसमें 4i हो रहा था, तो इंटू आई की पावर 3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी ओ पी पॉइंट पर जो करंट मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 और ये आएगा बेटा 2√2, क्योंकि ये 2 का क्यू हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2√2 इंटू आर क्यू से आ जाएगा आर बचेगा। तो ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर। ये आपका हो गया बी ओ पी। हमको अगर ओ पॉइंट पर इस क्यू की वजह से निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड बी ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे करंट 4Q था, बाकी तो देखो ये आर भी था और इसका एक्स भी आर था, बाकी सब चीज तो सेम है। तो यहाँ पे बस आई की जगह क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा। तो ये म्यू नॉट 4i अपॉन 4√2 आर। नेट करंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे अगर चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ इक्वल टू हो जाएगा बी ओ क्यू माइनस बी ओ पी, क्योंकि ये इधर था और ये इधर था, इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे आएगा बेटा नेट फील्ड म्यू 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर माइनस ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर। अगर आप ध्यान से देखो, ये 4 में से ये 1 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इधर आएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ये आ जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ मेटेलिक स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इज 3.2 वोल्ट इफ द सेकेंड लाइट, दो लाइट दी है, एक लाइट का जो फोटोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है स्टॉपिंग वो दिया है V1 आपका दिया है कितना
3.2 वोल्ट, और V2 कितना दिया है आपका बेटा, ये दिया है 0.7 वोल्ट। पहली वाली लाइट की अगर वेवलेंथ, ये बोला इफ द वेवलेंथ सेकंड लाइट हैविंग द वेवलेंथ ट्वाइस द फर्स्ट लाइट, मतलब अगर लैम्डा 1 लैम्डा है तो सेकंड लाइट की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा। ये कंडीशन दी है। हम लोग जानते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक के केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है HC/λ माइनस फाइव। फाइव यहाँ पे होता है बेटा वर्क फंक्शन, आपको पता होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं EV इजकल टू HC/λ माइनस फाइव। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हम बात करें फर्स्ट लाइट के लिए, इसमें लाइट के 2 केस दे रखे, इसमें लाइट के कितने केस दे रखे, फर्स्ट लाइट और फर्स्ट लाइट के लिए इसमें जब पुट करेंगे तो E V की वैल्यू कितनी दी थी, 3.2, तो ये आ जाएगा E इंटू 3.2 इजकल टू, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.2 EV इजकल टू HC/λ माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट लाइट के लिए था। अब हम देखें किसके लिए, सेकेंड लाइट के लिए। किसके लिए देखें, अगर हम सेकेंड लाइट के लिए देखें, सेकेंड लाइट के लिए यहाँ पे बेटा कितना दिया था, 0.7 EV इजकल टू HC/2λ माइनस फाइव। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर माइनस करें या ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे या फिर एक काम करो माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3.2 माइनस 0.7 EV इजकल टू, ये 5 से 5 कैंसिल, HC/λ में से HC/2λ जाएगा तो ये बचेगा बेटा HC/2λ। और हमको फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइट, मतलब लैम्डा निकालना। फर्स्ट लाइट का वेवलेंथ कितना था, लैम्डा, ये फाइंड करना आपको। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा इजकल टू, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इजकल टू H की वैल्यू दी है कितनी, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और E की वैल्यू 1.6 ले ही ली, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 लैम्डा। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इधर लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा इजकल टू वैल्यू आ जाएगी बेटा 6.68 या 6.63 इंटू ये इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन 2 इंटू ये आ जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 339, और 3 छिंगे 18, 8 हासिल लगी 1, 3 छिंगे 18 और 1 19, और ये आ जाएगा आपका 8, और ये इंटू ये 19 ऊपर जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7। जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ से 8 दूनी 16 पॉइंट कितना बचा 3 8, और ये 8 चौके 32, लगभग ये 2.45 इंटू अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर ये 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 7। मीटर में पूछा था, सारी वैल्यू हमने SI में ली है, तो बेटा ये ऑप्शन होगा इसका सही 2.45।
तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर ये हो जाएगा 2.5, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, 33 हो गया। इसमें आप देखोगे ये क्या बोल रहा है, ये आपका ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है। फिफ्थ हार्मोनिक क्लोज ऑर्गेनिक पाइप इज फाउंड टू बी यूनिशन विद द फर्स्ट हार्मोनिक पाइप। क्वेश्चन ये बोला, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक पाइप किसका, क्लोज ऑर्गन पाइप का। बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फिफ्थ हार्मोनिक पाइप होता है वो होता है फिफ्थ मतलब पांचवा हार्मोनिक पाइप, और ये होता है V/4LC। LC मतलब लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, और V होता है स्पीड ऑफ साउंड इन पाइप, इक्वल टू, ये इक्वल दिया है किसके, फर्स्ट हार्मोनिक इन ओपन पाइप। तो फर्स्ट और हार्मोनिक में जो ओपन पाइप होती है, ओपन पाइप में जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है V/2LC। ये ओपन है तो ओ लिख देते हैं, है ना। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे रेशियो पूछ क्या क्या रहा है, इसमें रेशियो पूछ रहा है आपका ओपन पाइप, क्लोज पाइप टू ओपन पाइप का रेशियो निकालना है। तो LC/LO निकालना है। तो यहाँ से देखो LC/LO इजकल टू, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/2। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपको 5/x दिया है और x की वैल्यू निकालनी थी, तो 5 अगर x से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी है, और यहाँ पे जो रिएक्शन दी थी, यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछिए। क्या पूछिए, स्टेबिलिटी बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बाइंडिंग एनर्जी के। जिसके पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उसके, और बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, अगर जो ज़्यादा हीट रिलीज कर रहा होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, जो एब्जॉर्व करेगा उसकी कम। तो यहाँ पे देखो पहले रिएक्शन में देखोगे, ये हीलियम 4 कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज़्यादा। और इस दूसरे रिएक्शन में देखोगे तो ये He5 है, वो एनर्जी इसे चाहिए माइनस में। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो मैं बोल सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होगी वो किसकी होगी, हीलियम 4 की होगी, क्योंकि इसके पास ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे कम किसके पास होगी, अगर आप देखो ये He3 है, He3 को आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको अगर इधर भेजूंगा तो माइनस आएगा, माइनस का 20, और माइनस का 20 का मतलब ये है कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कलेक्ट करेगा ना कि मतलब रिलीज करेगा। तो इसकी सबसे कम होगी, लेकिन इसके लिए 0.9 चाहिए। तो इससे कम जो होगी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किसकी कम होगी, He5 की। सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी होगी He3 की। और मैंने अभी आपको बताया स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा He4 मतलब X4, उससे कम स्टेबल होगा He5 मतलब X5, उससे कम स्टेबल होगा X3। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो क्यूब दिया है और जिसकी डेंसिटी दी है कितनी, 600 kg मीटर क्यूब, मतलब डेंसिटी ऑफ क्यूब दे रखी है 600 kg पर मीटर क्यूब, और ये फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में, मतलब एक लिक्विड में ही फ्लोट कर रहा है, और उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 900 kg, कितनी दे रखी है, 900 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप यहां से ध्यान से मैं इसको बना दूं, ये कुछ ऐसा क्यूब है, ये ऐसा कोई क्यूब है, और ये किसी मान लो यहाँ पे पानी है, पानी में ये फ्लोट कर रहा है, और ये इस पूरे इस क्यूब की
जो हाइट दी है वो कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है हाइट h दे रखी है बेटा कितनी 8 सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि पानी में कितना डूबा हुआ हाइट है, तो ये वाला हाइट निकालना था, स्मॉल h निकालना है। आपको मैं बता दूं बेटा, जब ये कोई भी चीज़ फ्लोट करती है तो वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पर नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg, और इस पर ऊपर की तरफ एक बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा F। अगर ये फ्लोट कर रही है तो बायोन्सी फोर्स इक्वल होगा किसके, वेट के। तो इस इधर मैं बता रहा हूँ, तो बायोन्सी फोर्स इक्वल होगा किसके, वेट के। वेट मतलब mg। बायोन्सी फोर्स क्या होता है, बायोन्सी फोर्स इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा होगा फ्लूइड में, रो ऑफ लिक्विड इनटू जी इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द लिक्विड। इस बॉडी के द्वारा कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसका वॉल्यूम इक्वल टू मास। मास होता है इस क्यूब का मास, क्यूब का मास मतलब क्यूब की डेंसिटी इंटू क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब की डेंसिटी हो जाएगी रो सी इंटू वी, क्यू का वॉल्यूम इंटू जी। तो यहां से देखो, अगर मैं मान लूं इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्यू का, वो ए है, क्यूब है, तो ए बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो खैर दोनों में वो कैंसिल होगा, उसमें रखते नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रो एल इंटू जी, वॉल्यूम डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, ये वाला ना, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा इसने, तो ये कितना वॉल्यूम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एच। ये हो जाएगा ए इंटू एच इक्वल टू टोटल क्यूब का वॉल्यूम डेंसिटी, पहले डेंसिटी इसकी रो सी इंटू टोटल क्यूब का वॉल्यूम। ये आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये वाली हाइट एच। तो ये आ जाएगा बेटा ए इंटू एच इंटू जी। तो ये जी से जी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और आपका बेटा एच बराबर आ जाएगा रो सी अपॉन रो एल इंटू एच। रो सी मतलब क्यूब का, क्यूब का डेंसिटी कितना दिया था 600, तो एच बराबर 600 डिवाइड बाई, और इसका डेंसिटी कितने दिया था 900 इंटू एच, हाइट टोटल हाइट 8 सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल, ये h बराबर आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 ऑफ 8, और ये आ जाएगा 16/3, और इसको जब डिवाइड देंगे तो 5 बार, ये पॉइंट एक बचा, 5.3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इसका बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 30, ये देखो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बोला है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, देखो कोई गैल्वेनोमीटर दिया है ऐसे जी, और इस जी की वैल्यू दे रखी है कितनी 100 ओम, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, जो करंट होता है वो IG होता है, और इसके पैरेलल में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, इस गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस, आपको पता होगा बेटा, जो शंट रेजिस्टेंस है मान लो वो S, और जब शंट रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसमें से जो करंट जो मेजर कर रहा है वो कितना कर रहा है 5 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट दे रखा है आपको 5 मिली एम्पियर, और IG कितना दे रखा है 1 मिली एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो करंट का फ्लो होता है IG अपॉन I इजकल टू S अपॉन G प्लस S। S यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस, G होता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। IG कितना दे रखा है आपको 1, I कितना दे रखा है आपको 5 इजकल टू S फाइंड करना था हमको, क्या फाइंड करना था, ये S की वैल्यू पूछ रहा है कितना लगाया जाए कि जिससे ये करंट इतना फ्लो। तो यहाँ पे बेटा S अपॉन G की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस S, यहाँ से देखोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस S इजकल टू 5S, ये 5S उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 4S इजकल टू 100, तो S इजकल टू आएगा 25 ओम। मतलब यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे बेटा, इसमें जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे वो कितने का होगा 25 ओम का। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आपका लॉजिकल सर्किट से दिया गया है। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 इनपुट दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ गेट्स हैं, ये लॉजिक गेट्स बोलते हैं इनको। आपको पता होगा ये कौन सा गेट है, इसको बोलते हैं बेटा एंड गेट, इसको बोलते हैं नैंड गेट, फिर से ये एंड गेट,
और ये भी बेटा एंड गेट। इस सर्किट में पूरे में कितने सर एंड गेट है? 2 एंड गेट लगे हुए, एक नैंड गेट। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए और बी से इनपुट दिया जा रहा है और यहाँ पे जो बाई है ये हमको आउटपुट है। मैं इसका आपको बता रहा हूँ तरीका क्या करते हैं। देखो आपको पता होगा जब हम इनपुट देते हैं एंड गेट से तो आउटपुट, देखो ये ए यहाँ पर भी ए होगा और ये ए इधर भी ए होगा। जब ये ए और ए आएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए इंटू ए, और आपको पता है ए इंटू ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर ही होता है। तो यहां से भी ए आएगा और इधर भी हमको कितना इनपुट मिलेगा? ए। समझ में आ रहा है बेटा? अब हम देखो इधर से देखते हैं, यहाँ से ए इनपुट मिला था तो ये ए मिलेगा, तो यहाँ पर भी इनपुट क्या मिलेगा? ए। और यहाँ से इनपुट क्या था? बी। नैंड गेट क्या देता है? ये नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। नॉट गेट एंड एंड गेट। एंड गेट क्या बोलता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए बी, और नॉट गेट मतलब इसका बार। अब देखो आपको पता है एंड गेट भी मैं बता रहा था, जैसे यहां से ए का ए आया तो ए बी का भी ए बी बार ही आएगा इधर आउटपुट एंड गेट से, और यहां पर जो इनपुट मिलेगा वो बेटा कितना मिलेगा? ए बी बार। अब जो फाइनल आउटपुट होगा बाई, उसको मैं इधर लिख रहा हूं, जो फाइनल आउटपुट होगा वो इन दोनों का इनपुट होगा। ये ए है और ये ए है, तो इनका क्या होगा? डॉट, मतलब ए इंटू ए बी बार, ये बाई। आपको पता होगा बेटा हम ए बी बार को क्या लिख सकते हैं? आपने पढ़ा होगा तो ए बी बार को लिखते हैं हम ए बार प्लस बी बार। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है ए बार प्लस ए बी बार। देखो ए का इनवर्स, मतलब अगर ये 1 का इनवर्स 0, तो 1 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म क्या होता है? 0 होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा? y इक्वल टू 0 प्लस ए बी बार। तो बेटा इस सर्किट का मैंने फाइनल आउटपुट आपको y लिख दिया, ए बी बार। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। देखो ये आपको इनपुट्स दिए थे ए और बी, हमको बी आउटपुट निकाला बाई। मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं, एक आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। इधर ये ए, ये बी और ये बाई। ए और बी दोनों इनपुट हैं बेटा, और बाई आपका क्या है? आउटपुट है। अगर ए और बी इनपुट है, बाई आउटपुट है, तो ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट करूं, यहाँ पे बाई कितना आया है? अभी हमने सॉल्व किया, बाई की वैल्यू आई है ए बी बार। हम इधर लिख लेते हैं ए, अगर मैं ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0, मैं इनपुट यहाँ से देख रहे हैं 0,1, फिर इन्होंने इनपुट दिया है क्या? 1,0, और फिर इनपुट दिया है 1,1। अगर ये इनपुट दिया जाए तो आउटपुट क्या आएगा वो निकालना था बेटा। इसमें ध्यान से देखोगे ए कितना आपका, तो y इक्वल टू आएगा आपका 0 इंटू 0 का बार 1, तो 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 होगा। इसमें देखोगे a 0 और 1 का भी जो इनवर्स ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? 0, तो 0 इंटू 0 0। यहां पे देखोगे y 1, 0 का इनवर्स 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आएगा बेटा। इसको देखोगे 1 और 1 का इनवर्स 0, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ये इनवर्स ऑपरेशन होता है ना, ए 1 का 0, 0 का 1। तो यहां से देखो हमको क्या क्या मिल गया? 0 1 0 0 1 0 देखना है। 0 0 1 0, जिस वाले में मैच कर जाए वही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखो 0 1 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 0 0 1 0 आपका फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है ना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अब फ्लेक्सिबल चेन, अच्छा ये एनएलएम का क्वेश्चन है बेटा। एक फ्लेक्सिबल चेन ऐसी दी थी, इसको कैटनरी प्रॉब्लम बोलते हैं, और इसका जो मास दे रखा है वो m दे रखा है, और ये जो चेन है इसका मास m, ये 2 पॉइंट पर फिक्स है, और ये एंगल बना रही है कितना? 30 डिग्री सपोर्ट के साथ। यहाँ पे ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और ये हमें निकालना क्या? कंसीडर द इक्विलिब्रियम ईच हाफ, दोनों हाफ मतलब इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे। द टेंशन इन द चेन एट लोएस्ट पॉइंट, बेटा क्वेश्चन ये था कि इस लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, उसको मैं TL नाम देता हूँ, ये फाइंड करना था।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम एफबीडी बना लेते हैं इस चेन का, हाफ पोर्शन का एफबीडी बनाते हैं। इस क्वेश्चन को टैकल करने का यही तरीका है, इसका हाफ पोर्शन का एफबीडी बना, चेन के हाफ पोर्शन का एफबीडी बनाओगे। तो पूरी चेन का मास m था, तो हाफ पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, m/2। और अगर मैं बोलूं देखो यहां पर टेंशन सिर्फ इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो देखो हॉरिजॉन्टल आएगी, तो यहाँ पे एक टेंशन आएगी टी है जो कि हॉरिजॉन्टल आएगी टी, और इस वाले पॉइंट पर देखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा था, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। इसके भी दो, मान लो यहाँ पर टेंशन आ रही होगी सपोर्ट पर कितनी, टी, तो टी के दो कंपोनेंट्स आएंगे बेटा, इधर आएगा एक टी कॉस 30 और एक इधर आएगा टी साइन 30। और इस, अच्छा थोड़ा सा इसका कलर फेड है, दूसरा लेते हैं। यहां पर देखोगे इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा, कितना, m/2 इंटू जी। और ये बोला है उसने जो हाफ पोर्शन है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब है समेशन fx इक्वल टू 0 और समेशन fy इक्वल टू 0। अगर हम समेशन fx इक्वल टू 0 करें या fy इक्वल टू 0 करें तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो पहला इक्वेशन आएगा यहाँ से t साइन 30 इक्वल टू m/2 इंटू जी। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा t/2 इक्वल टू mg/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आएगा t इक्वल टू mg। हमको t नहीं पूछा था, t तो हमने सपोर्ट पे टेंशन निकाला है, क्वेश्चन में पूछा था कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमने TL है, तो हमने निकाला था समेशन fy इक्वल टू 0 से। अगर हम समेशन fx इक्वल टू 0 लगा दें तो हॉरिजॉन्टली में बस इक्विलिब्रियम लगाना है, इधर का फोर्स इधर का फोर्स, तो यहाँ से TL कितना हो जाएगा बेटा, TL इक्वल टू हो जाएगा t cos 30, t cos 30, तो यहाँ से TL इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है mg, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और यही आपका आंसर होगा mg √3/2। देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ज्यादा आसानी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स एज अ केप्ट स्फेरिकल एनक्लोजर डिटेक्टर, वॉल्यूम ऑफ डिटेक्टर इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, इंटेंसिटी पूछिए। मतलब अगर कोई बॉडी है जिसका डिटेक्टर, मतलब ऐसे मान लो स्फेरिकल बॉडी है, इसका पहले वॉल्यूम अगर v है और इसका वॉल्यूम बढ़ा के कितना कर दिया गया है 3v, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बोल रहा है बताओ इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं बेटा, जो इंटेंसिटी होती है वो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन सरफेस एरिया, मतलब पावर अपॉन 4πr²। इंटेंसिटी कहने का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r²। अब आपको एक बात बताओ बेटा, वॉल्यूम, सॉरी बेटा 3 टाइम्स नहीं बोला है, वॉल्यूम कितने टाइम्स बोला है, 8 टाइम्स, 8 भी हो रहा है। एक बात बताओ बेटा, अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स हो रहा है तो रेडियस कितने टाइम्स हो जाएगी। आपको पता है रेडियस भी बढ़ेगी या वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आपको पता है वॉल्यूम में और जो रेडियस में जो रिलेशन होता है वो पावर 3 का रिलेशन होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। तो बेटा जो अगर आप r की बात करें तो वो v की पावर 1/3 की रेशियो में बढ़ेगा। अगर ये 8 टाइम्स बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो रेडियस कितने टाइम्स बढ़ेगी, 8 की पावर 1/3, जो r होगा, ये मान लो, हाँ ठीक, तो r जो बढ़ेगा वो कितने में बढ़ेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, r2 हो जाएगा बेटा 2r। मतलब अगर r इसका r है तो इसका r2 कितना होगा, r1 अगर r है, इसका रेडियस अगर r है, इसका रेडियस कितना होगा, आपको पता है ये 2 की पावर 3 1/3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 2r। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब रेडियस डबल बढ़ जाएगी। जब रेडियस डबल बढ़ेगी तो इंटेंसिटी का क्या होगा, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/2r का स्क्वायर,
मतलब आई हो जाएगा आपका आई बाई 4 टाइम्स, जो आई डैश होगा वो आपका 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से सीधी बात है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आर बढ़ेगी, वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेडियस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 2 टाइम्स। और इंटेंसिटी होता है पी बाई ए, तो यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अगर हमारी आर 2r हो गई तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी, कितनी? आई बाई 4। तो इसलिए इसका आंसर ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट इज आई नॉट। ओके, दो इंडिविजुअल बेटा, दो स्लिट दे रखी हैं ऐसे, एक S1 और S2। ये डबल यंग स्लिट का एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है बेटा, ये G दी है, और ये बोल रहा है इससे के आगे एक स्क्रीन है जिसकी जो डिस्टेंस दी है वो कितनी, ये D दे रखा है 2 mm। ये लिख रहे हैं D की वैल्यू क्या दी है आपको? 2 mm। और यहाँ पे आपको पता सेंट्रल फ्रिंज बनती है, तो यहाँ से ये बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ, इसका लेमडा दे रखा है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। जहाँ से इन दोनों सोर्स से जो लाइट जा रही है वो कितनी वेवलेंथ की जा रही है? 6000। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ, मतलब इसके सामने इंटेंसिटी पूछ लेता है यहाँ पे। तो बेटा आप ये बताओ, ये डी है, ये होती है फ्रिंज विड्थ वाई, और वाई इजकल टू क्या होता है? यहाँ पर जहाँ से देखोगे, अगर ये डिस्टेंस डी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी है, तो अच्छा यहाँ से रे जाएंगे ऐसे, ये डिस्टेंस आपकी डी है, तो ये डी बाई 2 होगी, तो वाई इजकल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा? डी बाई 2। अगर हम इन दोनों उसके लिए बात करें, सोर्स के लिए, तो यहाँ से अगर हम बोले पाथ डिफरेंस कितना आएगा? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होता है आपको पता है डेल्टा एक्स, कितना होता है बेटा? बाई डी बाई डी। तो बाई आपको कितना दिया है? डी बाई 2 इंटू डी बाई डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? डी स्क्वायर बाई 2d। ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। इसके बाद हमें निकालना, देखो इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आई इजकल टू क्या होता है? इन दोनों की जो इंटेंसिटी दी थी वो कितनी दी थी? आई नॉट दी थी ना। तो आई इजकल टू क्या होता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। मतलब हमको आई निकालने के लिए इस पॉइंट पर हमको डेल्टा फाई चाहिए, मतलब फेज डिफरेंस चाहिए। तो बेटा फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है बेटा डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से बेटा 2 पाई बाई लेमडा की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 इंटू 10 की पावर -10 इंटू, और डेल्टा एक्स क्या? डी स्क्वायर बाई 2d। तो डी की वैल्यू कितनी? 2 mm। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर बाई डी कितना दिया था? स्क्रीन डे की ये 10 मीटर दी थी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो डी होती है स्क्रीन तक की डिस्टेंस, वो डी होती है, वो दे रखी थी कितनी? 10 मीटर। तो यहाँ पे बेटा हम 10 मीटर रख देंगे। तो यहाँ से डेल्टा फाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 2 पाई बाई, ये 10, ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -7 और इंटू ये आएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -8, कुछ 2 mm है ना, तो -3 होता है बेटा, 10 की पावर -3 mm है ना, तो यहाँ का ये स्क्वायर, तो 10 की पावर -3 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 10 की पावर -10, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10। देखो बेटा ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, और ये
2 से ये और क्या बचा यहाँ पे 4, ठीक। हाँ, तो यहाँ से डेल्टा पाई इजिकल टू कितना आ रहा है 2 पाई बाई लेमडा इंटू 6000 था, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स आपका आएगा। हाँ बेटा यहाँ पे 2 और डी था, तो यहाँ पे बेटा एक इंटू 2 आएगा, वो 2 मिसिंग हो गया था तभी थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 10, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो ये आएगा 4 पाई बाई 6, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये डेल्टा फाई आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 3। ये आपका डेल्टा फाई मिल गया 2 पाई बाई 3। लेकिन हमको क्या चाहिए था, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लिए बेटा मैं इधर सॉल्व करता हूँ। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, और उसका भी डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा ये पाई बाई 3 हो जाएगा बेटा। और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे ये यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे ये कॉस ये होता है आपका आई इजिकल टू 4 आई नॉट होता है, आई इजिकल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो यहाँ से 4 आएगा, तो ये आएगा 4 आई नॉट इंटू ये 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आई नॉट आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 आई नॉट होता है, आई इजिकल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो ये इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे बेटा, a 10 mole of an ideal gas is undergoing the process shown in the figure. The heat involved in the process P1 to P2 is alpha joule, और इसमें आपको P1 P2 दिया था और आपको हीट पूछा था। देखो ध्यान से कौन सी प्रोसेस में पूछा, यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है P1 से P2, इस प्रोसेस की बात कर रहा है। ध्यान से देखोगे बेटा, ये वॉल्यूम दिया है, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, उस प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, 0। हमें इस प्रोसेस में बोला है कि हीट कितनी इन्वॉल्व होगी, और वो हीट दे रखी है अल्फा, तो मतलब ये अल्फा ही फाइंड करना है, मतलब क्यू फाइंड करना है हमको। तो हम जानते हैं बेटा क्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। डब्लू तो इसके वाली प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 0, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा यू। तो यहां से बेटा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं हम, F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी। देखो हमारे को CV दिया है, डेल्टा टी दिया नहीं है, लेकिन डेल्टा P दिया है। हम जानते हैं NR डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, PV बराबर NRT होता है, तो वहां से हम F/2 V इंटू डेल्टा P लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात मैं इधर बता रहा हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। देखो हमें CV दिया है, हम जानते हैं CV बराबर क्या होता है, F/2R, तो यहाँ से हम F/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, CV/R, क्योंकि इसका यूज करूंगा मैं F/2 की वैल्यू। तो यहाँ पे F/2 की वैल्यू भी रख दो, Q इजिकल टू CV/R इंटू V इंटू डेल्टा पे। CV कितना दिया था बेटा 21, बाई R कितना दिया है, R गिवन है 8.3, इंटू वॉल्यूम, देखो यहां से आता वॉल्यूम कांस्टेंट था, कितना था 1, डेल्टा P, डेल्टा P कितना है, डेल्टा P होता है P इनिशियल माइनस P फाइनल, तो P इनिशियल दिया था आपका, या P फाइनल माइनस P इनिशियल बोल सकते हो। डेल्टा P हो जाएगा आपका 30 माइनस 21.7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू ये आएगा 8.3, और ये डिवाइड में 8.3, 8.3 से 8.3 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 21 जूल। यही आपका पूछना था, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे आपको ग्राफ दिया था, आप वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया था, और आपको कौन सा ग्राफ पूछ रहा था, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ निकालना था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, देखो एक्सेलरेशन निकालना ना, वी एक्स ग्राफ दिया है
और एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ निकालना है। तो पहले तो आपको पता है ये यहाँ पे वैल्यू मान सकते हैं x नॉट और यहाँ पे वैल्यू मान सकते हैं क्या v नॉट। तो इसकी इक्वेशन लिखो v, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी v अपॉन वी नॉट प्लस एक्स अपॉन एक्स नॉट इजकल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा v अपॉन वी नॉट इजकल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा v इजकल टू वी नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। मतलब ये v का और x का रिलेशन आ गया, इक्वेशन निकाली हमने ग्राफ से। अब हम इस इक्वेशन को a और x में कन्वर्ट करेंगे, और a और x में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं अगर a और x में रिलेशन निकालना है और vx से, तो v a बराबर होता है v डिवाइड dx। तो हमको पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करो dv बाई dx। तो ये v नॉट एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का 1 अपॉन x नॉट। तो यहां से बेटा ये dv बाई dx आ गया आपका कितना, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। अब इन दोनों की हेल्प से v पता है हमको, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। v पता है हमको, dv बाई dx पता है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v dv बाई dx। पुट कर दो वैल्यू, a इजकल टू v की वैल्यू v नॉट 1 माइनस एक्स बाई एक्स नॉट इंटू डी बाई डी एक्स माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a इजकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ये आपका बन गया। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिखाई दे रही है, a और x में रिलेशन बन गया। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी ना, y इजकल टू एम एक्स माइनस सी। मतलब यहाँ पे m स्लोप, स्लोप है आपका ये, और ये वैल्यू कैसी पॉजिटिव, और बाई इंटरसेप्ट c की वैल्यू कैसी है नेगेटिव। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखना है जिसमें स्लोप तो हो पॉजिटिव और बाई इंटरसेप्ट हो नेगेटिव। देखो इसमें स्लोप तो 0 है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है बट इसका बाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, हमको तो बाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है। देखो इसका ये स्लोप ही नेगेटिव है, इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसका स्लोप पॉजिटिव और इसका बाई इंटरसेप्ट नेगेटिव में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया था डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड रियल इमेज। ओके बेटा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एक मिरर के बारे में बात की है, और ये मिरर के बारे में क्या बोल रहा है, एक मिरर है रियल इमेज। हाँ मेन मतलब एक मिरर से 3 टाइम्स मिरर वो मिल रही है रियल इमेज। रियल का मतलब रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज आएगी, तो m इजकल टू बेटा इन्वर्टेड का मतलब -3। और क्या दिया है, और ये दिया है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब v माइनस यू दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर। आपको पता है ना मिरर के केस में m बराबर होता है माइनस वी बाई यू। m कितना दिया -3, तो यहाँ से आ जाएगा -3 इजकल टू माइनस वी बाई यू। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इजकल टू 3। देखो अब हम देखते हैं पहले तो कौन सा मिरर होगा। देखो ध्यान से देखो, ये होगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक ही साइड में आएंगे। और जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से u डिस्टेंस मतलब x के बराबर है, तो इमेज इसका 3u के बराबर बनेगा, मतलब ये 3x। ठीक है ना बेटा। तो हम पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं इधर b, इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं। v की जगह क्या लिख सकते हैं, 3u माइनस यू इजकल टू 40, तो ये 2u इजकल टू आएगा 20, तो u इजकल टू 3u माइनस 2u, 2u इजकल टू 40। यहाँ पर 40 था, तो 2u इजकल टू 40, तो u इजकल टू कितना आ जाएगा 20।
ये मैग्नीट्यूड आया, मतलब यू की डिस्टेंस आ गई, लेकिन हमें पता है ना ये कौन के मिरर है, और कौन के मिरर में इधर दोनों ही ये ऑब्जेक्ट बोला गया इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी, इधर बनेगी। तो यहाँ से देखो बेटा हम लिख सकते हैं u की वैल्यू विद साइन -20 और v की वैल्यू कितनी थी 3 टाइम्स u, तो 3 टाइम्स u कितना हो जाएगा -60। हमें इसकी फोकल लेंथ चाहिए थी, तो बेटा हम जानते हैं 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/f इजिकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है -60 प्लस 1/-20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इजिकल टू -60 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 1। फाइनली इसको सॉल्व करके f की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी -15 सेंटीमीटर। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 44 हो गया, 45 हो गया, 46 में क्या बोल रहा है, व्हेन 300 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैस, एक गैस है इसको हीट दी गई कितनी 300 जूल, और बोल रहा है जो इसका सीपी दिया है वो दे रखा है कितना 7/2R, और टेम्परेचर इसका बढ़ाना है मतलब डेल्टा टी दे रखा है कितना 20 से 50 मतलब 30। कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा 0, तो Q बराबर हो जाएगा बेटा क्या डेल्टा U के, और डेल्टा U बराबर होता है NCV डेल्टा T। फाइंड क्या करना है हमको, मास ऑफ द गैस निकालना है। तो बेटा यहाँ पे देखो डेल्टा Q दे रखा है आपको कितना 300 इजिकल टू n होता है नंबर ऑफ मोल होते हैं मास अपॉन मोलर मास इंटू CV इंटू डेल्टा T। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे बेटा, ये क्वेश्चन बोनस है, एक्चुअली एनटीए ने इसका आंसर दिया, लेकिन ये बोनस क्वेश्चन इसलिए है हमको अगर मास चाहिए तो आपको मोलर मास देना चाहिए, और गैस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सी गैस है क्या मोलर मास है, तो इसलिए बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है बोनस है, ठीक है ना। इसकी दी होती वैल्यू तो यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पॉइंट चार्ज Q इजिकल टू 1 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो एक ये रॉड दी है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज टोटल चार्ज दे रखा है रॉड का कितना 224 माइक्रोकूलम, और इस जो रॉड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी 10 सेंटीमीटर, और जो एक और चार्ज दिया है ये वाला चार्ज इसका पर ये दिया है 1 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी ये पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका लैम्डा निकाल सकते हैं ना, लैम्डा बराबर होता है Q/L, तो ये हो जाएगा बेटा 24/10 मतलब 2.4 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर। अब देखो प्रॉब्लम ये है इसमें पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे क्या निकालना है फोर्स बिटवीन इस वायर और इस चार्ज के बीच में फोर्स। देखो यहाँ पे अलग फोर्स होगा, ये फोर्स वेरी करता जाएगा, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं इसमें एक x डिस्टेंस पर जाके एक एलिमेंट कट करते हैं इस वायर का, कितनी थिकनेस का dx, जिसका चार्ज कितना होगा dq। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा dq की वैल्यू क्या होगी लैम्डा dx, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर x, तो हम इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो आएगा df आएगा, df बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो q1 q इंटू q2 आपका ये आएगा dq k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। तो यहां से बेटा df इजिकल टू हो जाएगा k q इंटू लैम्डा इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। एक्चुअली हमको चाहिए था पूरे रॉड पे फोर्स, तो जब हमको नेट फोर्स चाहिए पूरी रॉड पर तो हम इसका क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ये df इजिकल टू इंटीग्रेशन, तो देखो k q लैम्डा ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे इनको बाहर निकाल लेंगे बाद में, k q लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। तो यहां से बेटा और लिमिट देखो
जो एलिमेंट कट करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा रॉड और यहाँ पे खत्म होगा, तो ये 2 से लेके 12 सेंटीमीटर तक इसका लिमिट है। तो यहाँ पे बेटा एफ इजिकल टू जो आएगा वो आपका वैल्यू आएगा के क्यू लैम्डा बाहर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो के की वैल्यू दी थी 1/4 को बोलते हैं के, लेकिन के दिया था न्यूटन मीटर स्क्वायर में, हम वैल्यू ले रहे हैं सेंटीमीटर में, इसको लिख सकते हैं ना हम क्या 9 × 10⁻13 न्यूटन सेंटीमीटर इसका लिख सकते हैं ना बेटा इसको। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 2 से लेके 12 तक। तो यहाँ पे एफ आएगा के की वैल्यू 9 × 10⁻13 इंटू क्यू, क्यू आपका देखो 1 माइक्रो कूलम दिया था, इसको कूलम में लिखेंगे तो 1 × माइक्रो मतलब 10⁻6 इंटू लैम्डा, लैम्डा आपका 2.4 माइक्रो कूलम था, तो इसको लिखेंगे हम 2.4 × 10⁻6 और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके 12। इसको देखेंगे f इजिकल टू देखो 10⁻6 और -6 और ये 13 में से 12 गया तो ये बचेगा 90 × 2.4 और ये आ जाएगा आपका -1/12 प्लस 1/2। तो f इजिकल टू 90 × 2.4 और इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका इसका एलसीएम आएगा 12 और 12 का 12 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा ये -1 प्लस और 6, तो ये आ जाएगा 5/12। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90 × 2.4 × 5/12 और इसको सॉल्व, ये इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 90 न्यूटन। तो यही आपका आंसर था। तो इसमें आपको न्यूटन में पूछा था तो इसका आंसर आ गया 90। ठीक है ना बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक ब्रिज ये दिया था, मीटर ब्रिज दिया था आपका और इसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए थे 2 ओम और 3 ओम। देखो यहाँ पे मीटर ब्रिज था, यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, यहाँ पे मीटर ब्रिज में 2 ओम और 3 ओम। और जब 2 रेजिस्टेंस लगे हुए थे तो यहाँ पे जो बैलेंस लेंथ मिल रही थी, बैलेंस लेंथ पता है ना, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे जाते कोई पॉइंट है, तो बैलेंस लेंथ इधर से कितने पे मिल रही थी L पर। अगर ये बैलेंस लेंथ L है और मीटर ब्रिज में आपको पता है बेटा ये 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 100 - L। और मीटर ब्रिज में अगर बैलेंस कंडीशन में मिल रहा है तो रेशियो होता है 2, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो 2/3 इक्वल टू L/100 - L। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 200 - 2L इक्वल टू 3L। तो यहाँ से 5L इक्वल टू 200 मतलब L की वैल्यू इस वाले केस में कितनी आ रही है 40 सेंटीमीटर पे हमको बैलेंस लेंथ मिल रही थी, पहली कंडीशन। दूसरी में क्या बोल रहा है नाउ, अब क्या किया गया व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस लिया और इस अननोन रेजिस्टेंस को बेटा 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ किस में कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में। तो ये तो 2 ओम था, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया, कौन सा X, और ये 3 ओम के साथ। अब जो बैलेंस लेंथ है, अब जो बैलेंस लेंथ है वो बोला है बेटा बैलेंस लेंथ 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, मतलब राइट की तरफ इधर बढ़ जाती है राइट। तो ये 40 था, L की वैल्यू कितनी निकली थी अभी 40, जब ये इधर बढ़ जाएगा तो जो बैलेंस लेंथ मिलेगी वो कहीं यहाँ मिल रही है, और बैलेंस लेंथ जो मिल रही है अब 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, मतलब L की वैल्यू हो गई 50। और बेटा टोटल 100 होती है तो ये भी वैल्यू कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमें निकालना था कि अननोन रेजिस्टेंस कितना हुआ। पहले तो आपको बता दूं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में तो हम क्या लिख सकते हैं इनका इक्विवेलेंट 3x/3 + x, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ये डिवाइड बाई ये दोनों का रेशियो कर सकते हैं, ये 2 ओम डिवाइड बाई, या वैल्यू नहीं रखते हैं, ये आएगा 2/3x/3 + x इक्वल टू लेंथ का रेशियो 50/50,
यहाँ से 50 से 50 कैंसिल, तो यहाँ से आप देखोगे ये आपका आ गया कितना, ये चला जाएगा आपका इधर, तो ये 2 इजकल टू 3x अपॉन 3 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इजकल टू 3x माइनस 2x, तो बेटा x इजकल टू कितना आ जाएगा 6 ओम। मतलब जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है वो कितने ओम का किया गया है 6 ओम का। तो यही बेटा आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 49 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया था, अच्छा एक सिलेंडर दिया था ऐसे, इस सिलेंडर का रेडियस r दिया था और सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना दिया था l, और ये बोल रहा है इस सिलेंडर का और इसका जो एक्सिस जा रहा होगा इसके सेंटर से, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है I1। फिर बोल रहा है इसमें से एक स्मॉल कोइंसेंट्रिक, कोइंसेंट्रिक मतलब उसका सेंटर सेम है, एक दूसरा सिलेंडर इसमें से कट किया गया है। तो क्या करते हैं हम, इसमें से एक सिलेंडर कट किया गया है, ये सिलेंडर कट किया गया है, इसमें से कितनी रेडियस का, लेंथ l/2, मतलब यहाँ से एक सिलेंडर कट किया गया है ऐसे, इसकी रेडियस दी है r/3 और इसकी जो लेंथ दी है बेटा वो दी है l/2, ठीक है ना। अब देखो हम एक काम करते हैं, हमें मूवमेंट और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया I2 और रेशियो पूछा है हमको I1 अपॉन I2। आपको एक चीज तो पता है, इस एक्सिस के अबाउट I1 कितना हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर बाई 2 अपॉन इसका I2, दूसरे वाले सिलेंडर का m2 और दूसरे वाले सिलेंडर का r2 का स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा m1 r1 का स्क्वायर अपॉन m2 r2 का स्क्वायर, ये रेशियो आएगा। लेकिन देखो बेटा हमें मास का कुछ पता नहीं है, रेडियस पता है, खैर इसका r है इसका r/2। एक काम करते हैं, बड़े वाले सिलेंडर का मास m1 को m मान लेते हैं या फिर m1 मान लेते हैं, इसका मास m1 मान लेते हैं और इसका मास मान लेते हैं m। आपको पता है सेम मटेरियल से बने हुए दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, ρ1 इजकल टू ρ2। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो m1 अपॉन p1 इजकल टू m2 अपॉन v2। m1 कितना है अभी पता नहीं, चलो m1 अपॉन v1, इसका रेडियस पता है, इसका लेंथ पता है, तो क्या लिख सकते हैं बड़े वाले को, पाई r स्क्वायर l इजकल टू m2, v2 क्या हो जाएगा, पाई, इसकी रेडियस कितनी है r/3 इंटू इसकी लेंथ l/2। यहां से आप देखोगे m1 अपॉन m2 इजकल टू, ये ऊपर जाएगा, ये पाई r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, पुट कर देते हैं इधर, ये हो जाएगा 18 इंटू r1 कितना था r स्क्वायर अपॉन r2 r/3 का स्क्वायर। यहाँ से देखो इधर पुट करेंगे तो r से r का स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा 18 इंटू 9 और इसको सॉल्व करके आएगा 162। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 162। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो आपका ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, एक सोप बबल दिया है। तो पहली बात बच्चे गलती यहाँ पे पता क्या करते हैं, सोप बबल के केस में बेटा 2 सरफेस होते हैं, सोप बबल दिया है और बच्चे एक ही सरफेस लेके सॉल्व कर देते हैं। इसका सरफेस टेंशन दिया है, गिवन दिया है, पहले गिवन लिख लेते हैं। सिग्मा की वैल्यू दी है बेटा 0.04 न्यूटन पर मीटर, और इसका जो डायमीटर दिया है, पहले d1 कितना था, अगर d1 आपका 7 सेंटीमीटर है तो मैं इसका r1 लिख सकता हूँ
7/2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में लिखूंगा तो 7/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मतलब पहले इसका जो सोप बबल था उसका रेडियस इतना था, दूसरा आपका D2 दिया है, मतलब इसका बोला है कि वर्क डन इतना करना पड़ रहा है इसको रेडियस बढ़ाने के लिए, डायमीटर बढ़ाने के लिए। कितना डायमीटर बढ़ाया है? सोप बबल था उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ये दिया है, तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक काम करते पहले D2 दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब R2 7 सेंटीमीटर बेटा, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ये आ गया बेटा। अब देखो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है। सोप बबल के केस में 2 सरफेस होते हैं, ध्यान रखना, तो 2 सिग्मा DA। अगर सोप बबल नहीं होता, सिंपल बबल होता वाटर बबल, तो सिग्मा DA होता है। यहाँ से बेटा W इक्वल टू 2 सिग्मा की वैल्यू, अच्छा सिग्मा DA कितना होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहां से W दिया था बेटा, W कितना दिया है आपको माइक्रो जूल में दिया बेटा, ये W माइक्रो जूल में। अगर इसको जूल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 15,000 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻6 जूल इजकल टू 2 सिग्मा। सिग्मा दिया था आपका कितना 0.04 इंटू 4 पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 7 था, तो यहां से हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखोगे ये आएगा आपका 15,000 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा 2 इंटू 4 8 इंटू 0.04 इंटू 22/7। यहां से देखो 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस 1/4। अब देखो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर मैं इधर कर दे रहा हूं, ये आएगा 15,000 माइनस एक्स इजकल टू, या अभी इसमें मल्टीप्लाई था 10⁻⁻6 इजकल टू, देखो ये 10⁻⁻4 और इसमें से भी 10⁻⁻2, तो ये 10⁻⁻6 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁻6 से 10, अच्छा ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 इंटू 3/4 इंटू, और आएगा 3/4। तो यहाँ से आएगा बेटा 15,000 माइनस एक्स इजकल टू, ये 7 से पावर कैंसिल, और ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 3 21। तो यहाँ पे आएगा 15,000 माइनस एक्स इजकल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, अच्छा 8 इंटू, देखो 8 इंटू 21 का करते हैं, 21 का 2 से आएंगे तो 42 इंटू 4 एल्स वो आएगा, और 21 इंटू 2 42, और 42 और 4 46, चाहिए ये आएगा 15,000 माइनस एक्स इजकल टू 8 दूनी 16 मसला 1 8 छिंगे 48 49 और 8 चौक 32 5 37, ये 3796। अगर इसको इधर भेजेंगे तो x इजकल टू 15,000 माइनस 3796, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वैल्यू मिल जाएगी 11304। यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर था।
वैसे सारे क्वेश्चन हो गए पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन शायद मिसिंग है, तो मैं पेज में चेक कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, तो छूटे हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हुए हैं आपके? हाँ, आपका एक क्वेश्चन बेटा शायद ये रह गया था, इससे पहला शायद बाकी सब सॉल्व हुए हैं। एक क्वेश्चन मिसिंग था, तो ये क्वेश्चन बीच में रह गया था, इसको और सॉल्व करा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बीच में छूट गया था, इसको सॉल्व करा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब बीच में रह गया था। देखो इसमें क्या है, कैपेसिटर्स दिए हैं और इनके कैपेसिटर्स में 1 2 3 डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं पहले, और इसमें बोला था कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे तो किसका कैपेसिटर ज्यादा होगा किसका कैपेसिटर कम होगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो पहले देखो, मैं पहले वाले कैपेसिटर के लिए मानता हूं मैं ए को सॉल्व करूंगा। ये आपका कैपेसिटर था ऐसे, यहां आपका इस सबका इसका ये dy2 था और ये भी dy2 था। तो बेटा एक काम करते हैं, हम इस k1 को मैं दोनों तरफ आधा आधा मान लेता हूँ। तो ये भी k1, डाइलेक्ट्रिक तो सेम ही है ना k1, तो इसमें भी k1 भरा हुआ है और इसमें भी मान लो k1 भरा हुआ, आधे में भी k1, और ये तो इधर k1 था और इधर k2 था। ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो ये ay2 होगा, ये भी ay2 होगा। ये दोनों देखा जाए तो ये सीरीज में होंगे, क्योंकि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है डिफरेंस अलग अलग है, ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हमेशा सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फॉर्मूला होता है किसी भी कैपेसिटर का, उसका अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा हो। लेकिन यहाँ पे देखोगे किसी भी कैपेसिटर को उठा लो, सबका डायमीटर वो डिस्टेंस ये dy2 है और एरिया a/2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो k एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन dy2, तो ये 2 से 2 कैंसिल ही होगा, तो सभी में k एप्सिलॉन नॉट a/d आएगा। एक काम करते हैं हम, ये जनरल फॉर्मूला बन के आएगा सभी के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट a/d को हम क्या मान लेता हूँ, x। अब देखो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, इसको ये C1 लिखेंगे, C1 कितना हो जाएगा, C1 होगा K1x, और इसको अगर मैं C2 मानूं, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, तो ये C1 आ गया K1x और C2 आ गया आपका K1x, और दोनों ही ये कैपेसिटेंस किसमें, सीरीज में। और कैपेसिटेंस का सीरीज का फॉर्मूला, अगर हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए, C डैश लिख लेते हैं, तो जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो C/n, तो यहाँ से आ जाएगा K1x/2, ये आ गया C डैश, ये इन दोनों का आ गया। अगर हम ऐसे ही इनके लिए निकालें तो C डबल डैश, पर हम देखें C3 कितना होगा, C3 आपका होगा K1x और C4 कितना होगा, K2x, और ये दोनों भी आपस में किसमें, पैरेलल में। तो बेटा यहाँ से आपको C डबल डैश निकाला जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C डबल डैश, ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 K1x K2x डिवाइड बाई K1 C1 प्लस C2 आएगा, तो K1x प्लस K2x, तो यहाँ पे C डबल डैश आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 K1 K2x अपॉन K1 प्लस K2, और ये आपका C1 डैश था K1x। अब ध्यान से देखोगे, मैं ए वाले के लिए बात कर रहा हूं, इसका जो, अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो, ये C1 डैश और ये C डबल डैश, C डैश और C डबल डैश, यहाँ पे ए। अगर इसके लिए बात करें तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो इसका C और ए वाले के लिए नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये दोनों ही किसमें हैं, पैरेलल में। पैरेलल में पता है इक्वल रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, वो सॉरी कैपेसिटेंस ऐड होते हैं, तो C डैश प्लस C डबल डैश,
तो इसका जो मैं इधर लिख रहा हूँ सी, अच्छा इधर आ जाएगा, सी ए इजकल टू सी डैश कितना था k1x/2 प्लस ये कितना था 2 k1 k2 x बाई k1 प्लस k2। ठीक है बेटा, अब इसको हम फर्दर में इधर सॉल्व कर रहा हूं। सी ए जो आएगा वो कितना आएगा, वो सी ए जो आएगा वो आएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k1 स्क्वायर एक्स प्लस k1 k2 x प्लस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बेटा 2 नहीं होता है, यहाँ पे भी 2 नहीं होता है, ये 2 k1, अरे 2 नहीं होता है सर, ये k1 आता है, यहाँ पे 2 नहीं होता है, बाई मिस्टेक लग गया था, ये आता है k1x, क्योंकि वो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, तो यहाँ पे k1 प्लस k2 इंटू एक्स लिख देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आता है k1 प्लस k2। तो इसको जब ऐड किया था तो ये आया था, तो यहाँ पे बेटा ये 2 नहीं होता है, तो यहाँ पे आ गया k1x/2 प्लस, और ये था k1 k2 इंटू एक्स अपॉन k1 प्लस k2, भाई मिस्टेक लग गया था वो, तो k1 k2 x अपॉन ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k1 स्क्वायर एक्स प्लस ये आएगा k1 k2 x, इधर ये आपको सॉल्व करेंगे तो 2 k1 k2 x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। तो इसका सी ए जो सॉल्व करके आएगा बेटा, इसमें से हम लिख सकते हैं k1 स्क्वायर एक्स प्लस 3 k1 k2 x अपॉन 2 k1 प्लस k2, ये आएगा सी। सिमिलरली देखोगे ध्यान से बी वाले में बस k1 को रिप्लेस किया k2 से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे k1 को रिप्लेस कर देंगे k2 से, तो मैं ऐड पेज कर दे रहा हूँ। तो हमें अब चाहिए सी बी इस वाले ग्राफ के लिए, बी वाले के लिए, बी वाले के लिए इक्विवेलेंट सी कितना आ जाएगा, सी बी इजकल टू, बस आपको सेम ही है, देखो यहाँ k1 की जगह k2 हो गया, तो इस वाले फॉर्मूले में k1 की जगह k2 रख दो, बस दोबारा सॉल्व करने का टाइम बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा k2 का स्क्वायर एक्स, k2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 k1 k2 x अपॉन 2 k1 प्लस k2, ये आ जाएगा सी। तीसरा हमें चेक करना है किसके लिए, सी वाले के लिए। सी वाले में देखोगे ये दोनों किसमें सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में, तो पहले सीरीज में क्या आएगा, ये k1x हो जाएगा और ये k2x हो जाएगा, ये k2x, ये k1x। तो इन दोनों का अगर हम निकालें ये वाला इक्विवेलेंट इधर, तो ये आ जाएगा सी डैश कितना आएगा, ये दोनों किस में थे सीरीज में, तो k1x k2x अपॉन k1x प्लस k2x, तो यहां से आएगा k1 k2 x अपॉन k1 प्लस k2। सिमिलरली सी डबल डैश भी ऐसे ही आएगा इधर वाला भी, क्योंकि ये k1 k2, तो ये आ जाएगा k1 k2 x अपॉन k1 प्लस k2। अब देखो ये मिल गया सी डैश, ये मिल गया सी डबल डैश, ये दोनों पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो सी फॉर सी आएगा सी डैश प्लस सी डबल डैश, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 2 k1 k2 x अपॉन k1 प्लस k2। अब देखो सी ए जो था वहां पे ये k1 स्क्वायर था और यहाँ पे k2 स्क्वायर था। क्वेश्चन में गिवन था आपका कि k1 की वैल्यू बड़ी है, अगर k1 की वैल्यू बड़ी है ऑब्वियसली बात है ये टर्म और ये टर्म तो
बी वाले में और पहला ये वाला जो ए में इधर लिख देता हूँ थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए, सारी वैल्यू इधर ही है। तो ये आया था k1 स्क्वायर एक्स प्लस 3k1 k2 एक्स अपॉन 2k1 प्लस k2। ध्यान से देखोगे बेटा ये टर्म दोनों तो सेम है, यहाँ पे k2 स्क्वायर एक्स ऐड है, यहाँ पे k1 स्क्वायर एक्स ऐड है, k1 बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ca बड़ा होगा किससे, cb से। अब बात करते हैं हमको इन दोनों की। इन दोनों में ध्यान से देखोगे यहां पे क्या है ना, k2 का स्क्वायर ऐड है और यहां पे k2 मल्टीप्लाई में। तो यो इसमें जो कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे cb बड़ा होगा किससे, cc से, सॉरी cc बड़ा होगा cb से। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा ca सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ca ऑप्शन किसमें, ca सबसे बड़ा होगा। देखो इन सब में ca इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें सबसे बड़ा ca फोर्थ ऑप्शन में दिया। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह सारे क्वेश्चन वैसे डिस्कस कर दिए, एक बार चेक कर लेते हैं कोई रह तो नहीं रहा। छब्बीस, 27, 28 सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है देखो बेटा, अगर मैं पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, बाकी कुछ क्वेश्चन आसान भी थे इसमें। इसमें जो वेटेज की बात की जाए तो 12th का वेटेज अप्रोक्सीमेट 60% आया है इसमें, और 11th का जो वेटेज है 40% आया है। मॉडरेट और लेवल की बात करें तो इसका मॉडरेट लेवल है, टफ लेवल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर आप सही से थोड़ा सा अप्रोच करते तो सारे क्वेश्चन कर सकते थे। तो मतलब स्कोरिंग भी था, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेंदी थे जो कैलकुलेशन करनी थी, बाकी टफ कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव था बस कुछ क्वेश्चन, और कुछ तो ऐसे थे बस टिक कर देना है। तो बेटा इस तरह मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।